पुनीता जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सर, मैंने अपनी स्कूलिंग नोएडा उत्तर प्रदेश के एक प्राइवेट स्कूल से करी है। सर, उसके बाद मैंने अपनी बैचलर्स इन होम साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से 2014 में कंप्लीट करी थी। उसके Okay. बाद मैं कुछ टाइम 1 साल अपना पीजी डिप्लोमा इन डाइटेटिक्स कंप्लीट किया था एंड कुछ समय के लिए मैंने कॉर्पोरेट मल्टीनेशनल कंपनीज में एज अ डाइटिशियन काम किया है। उसके बाद मेरे लास्ट रोल में जहाँ पे मैं एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट ट्रेनर थी, मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे टीचिंग फील्ड में इंटरेस्ट है, तो मैंने अपनी जॉब क्विट करके अपनी मास्टर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही 2023 में कंप्लीट करी थी। और टीचिंग के अलावा मुझे कुकिंग में भी इंटरेस्ट है और मेरा स्पेशलाइजेशन फूड एंड न्यूट्रिशन है एंड ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। ओके, गुड। अब आप राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे होम साइंस में आप अपना इंटरव्यू देना चाह रहे हो, तो मैं आपको राजस्थान से संबंधित कुछ बेसिक बातें पूछना चाह रहा हूँ। आप मुझे बताइए, राजस्थान के कोई 2 फोर्ट के नाम बता सकते हो आप? सर, कुंभलगढ़ फोर्ट है एंड गैगरॉन फोर्ट है। बिल्कुल, अच्छी बात है। राजस्थान के कोई 2 फोक डांस के नाम बता सकते हो? सर, एक तो घूमर डांस है और सर अभी दूसरा मुझे याद है सर। कालबेलिया, पनिहारी, इंडोनी। जी सर। अभी हाल में राजस्थान के सीएम कौन है? सर भजन लाल शर्मा जी। ओके। आप राजस्थान में उस हायर एजुकेशन में आकर क्या योगदान दे सकते हो? सर, हायर एजुकेशन में मेरा आने का पर्पस ये है कि एक तो सर मैं अपना फील्ड को और अच्छे से जान पाऊँ और सेम चीज़ मैं अपने स्टूडेंट्स में भी इनकलकेट कर पाऊँ। सर, उसके अलावा हमारी कंट्री को रिसर्चर्स की बहुत ज़रूरत है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स को इंस्पायर कर पाऊँ, जैसे मेरे टीचर्स और प्रोफेसर्स ने मुझे किया है और मैं चाहूँगी कि वो रिसर्च फील्ड में आगे अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकें। बहुत अच्छा। आप मुझे बताइए, राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी किसे कहते हैं? सर, आई गेस जयपुर को। जयपुर नहीं है, भीलवाड़ा है। आप ध्यान रखना आगे। जी सर। राजस्थान का जो राज्य पशु है उसके बारे में बताइए आप। सॉरी सर। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है और उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड है, सर वो नेशनल बर्ड है राजस्थान का। नेशनल या स्टेट? सॉरी सर, स्टेट। ओके। आप राजस्थान की कोई 2 प्रसिद्ध नदियों के नाम बताओ जो आपके यूपी से टच होती है। सर, सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। चंबल का नाम सुना है? जी सर, चंबल रिवर। चलो, आपने बहुत अच्छा बताया। राजस्थान के बारे में आपको नॉलेज है। अब आप अपने सब्जेक्ट के बारे में अर्पिता मैम से। हेलो पुनीता। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैं राजस्थान से ही एक क्वेश्चन पुटअप करूंगी कि ब्लू पॉटरी कहाँ की फेमस है? सॉरी, आई डोंट हैव। इट्स जयपुर। राजस्थान की कौन सी सिटी को वेनिस ऑफ ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है? इट्स उदयपुर। Okay, let's move on to the subject. Can you tell me something about the business cycle? Yes ma'am. Ma'am, business cycle is a process which encompasses few of the things. सबसे पहले ma'am, for any business there is a introduction of a particular product.
मैम उसके बाद उस प्रोडक्ट का पीक होता है, मतलब राइज होता है इंट्रोडक्टरी फेज में। फिर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो एक पीक स्टेज में होता है वेयर द प्रोडक्ट इज एबल टू बी सोल्ड टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। इवेंचुअली मैम वो प्रोडक्ट की जो पॉपुलैरिटी है वो डिक्लाइन होने लग जाती है, तो एक फेज आता है जो कि ट्रो फेज होता है। एंड मैम इवेंचुअली एक रिजेक्शन फेज आता है जहाँ पे वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं यूज किया जाता। Which is the shortest business cycle? Ma'am, shortest business cycle, ma'am, we can say in case of perishable goods, जैसे मैम फूड प्रोडक्ट्स हो गए, उनकी बिजनेस साइकिल काफी शॉर्ट हो सकती है। Have you heard about Kinchin cycle? आप देख लीजिएगा नंबर ऑफ डेज के पर्पस से। Have you heard about carbon footprinting? Yes, ma'am. Please tell me something about carbon footprinting of an individual and of a residential building. Ma'am, carbon footprint is basically a measurement in which we are checking the emissions related to greenhouse gases like carbon dioxide, methane, and ma'am, more the carbon footprint, basically more is the damage which is done to the environment, and the sustainability gets affected in that case. Ma'am, in case of individuals, if a person is using too much of personal vehicles or using too much of air conditioning system, in that case the carbon footprint for that person will be high. And ma'am, अगर housing की बात करें तो all those houses which are not very energy efficient, जहाँ पे बहुत ज़्यादा dependence है on lighting system और I would say electricity का बहुत ज़्यादा dependence है, वहाँ पे उस केस में carbon footprint will be high. जैसे दिल्ली या इतनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, वहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सपांशन के लिए तो जगह बची नहीं है, वर्टिकल सिस्टम डेवलप हो रहे हैं। ऐसे में एनर्जी कंजर्वेशन एग्जिस्टिंग सिस्टम में अगर करना है तो कैसे, क्या एक दो चीजें आप बता सकती हैं नाम जिनको अगर मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया तो हम एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं? जी मैम, जैसे आपने मेंशन किया कि काफ़ी बिल्डिंग्स जो हैं अब वो स्काई स्क्रेपर्स बन रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं। एंड मैम इसका एक डैमेजिंग इफेक्ट ये होता है कि ये बिल्डिंग्स बहुत जल्दी हीट अप होती हैं, बिकॉज इसमें काफ़ी ज़्यादा सरफेस एरिया होता है जिसकी वजह से काफ़ी हीटिंग प्रोड्यूस हो सकती है। सो मैम इस केस में हम ये कर सकते हैं कि विंडोज़ की प्लेसमेंट हम प्रॉपर कर सकते हैं। जैसे मैम आपने मेंशन किया था सोलरीमेट्री भी हम कर सकते हैं, जिससे हम सोलर पैथ एनालिसिस करके हम ये जान सकते हैं कि धूप कहाँ पड़ रही है। एंड मे बी हम ये कोशिश कर सकते हैं ईस्ट फेसिंग रेजिडेंशियल एरियाज चूज करें जहाँ पे हमें मॉर्निंग की कुछ टाइम की लिमिटेड धूप मिले। एंड उसके अलावा मैम एनर्जी एफिशिएंट हम अप्लायंसेस यूज कर सकते हैं, रेटेड अप्लायंसेस जो कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। एंड बाकी मैम कंस्ट्रक्शन फेज के टाइम पे हम ये देख सकते हैं कि इको फ्रेंडली मटेरियल्स यूज करें जैसे कि जिसका कार्बन कंपोजिशन बेसिकली कम हो, जैसे कि फ्लाई ऐश मटेरियल्स। आपने जो मुझे बोला, ये जब नया कंस्ट्रक्शन करना है तब ये सारी चीजें कंसिडर की जा सकती हैं। मेरा मुख्यतः प्रश्न था कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग है उसमें क्या कर सकते हैं। तो उसमें आप इंडोर प्लांट्स या जो सिंगल वॉल प्लांट होता है या रूफ टॉप जो गार्डनिंग होती है, आप वो इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है या सोलर पैनल लगा के, ये दो तीन चीजें हैं जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में की जा सकती है। और जो आपने आंसर बोला वो बिल्कुल सही था, लेकिन वो जब न्यूली कंस्ट्रक्शन होगा तब उन चीजों को कंसिडर किया जाएगा। जी मैम, HVAC भी हम हाँ, HVAC system. Yes. Can you tell me something about zoning? Zoning, ma'am, this is in terms of the housing. Okay. मैम zoning, जैसे मैम सिटी प्लानिंग के टाइम पे जोनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे हम कुछ पर्टिकुलर एरियाज एक पर्टिकुलर जोन के लिए रिजर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैम हॉस्पिटल्स वो एरियाज हो सकते हैं जहाँ पे बेसिकली उस टाइप की बिल्डिंग्स हम अलाउ कर पाएँ जहाँ पे ज़्यादा शोर ना मचे या शांति हो। ऑन दी अदर हैंड जैसे कुछ रिक्रिएशनल जोन्स हो सकते हैं, उस एरिया में हम ये कोशिश कर सकते हैं कि वहाँ पे
ज़्यादा ऐसे हॉस्पिटल्स वगैरह ना हो जहाँ पे कंटिन्यूअस शोर मचता हो। घर में कितनी तरह की जोन्स होती हैं? मैम आई थिंक मैम फर्स्टली जैसे कि एक तो मैम लिविंग रूम हो गया जहाँ पे एवरीवन कैन कम, देन देयर इज अ प्राइवेट जोन व्हिच इज द बेडरूम और द बाथरूम ऑफ द हाउस, देन मैम देयर कैन बी द recreational zone maybe like the balcony or the gaming zone या फिर जहाँ पे home theater लगे. So ma'am these are some of the things which I can think of. Public, private, and service zone. Okay, you are confident enough and you holds a good piece of knowledge with you. Over to you, Karan ma'am. Thank you ma'am. थैंक यू अर्पिता मैम। Good evening ma'am. Hi. गुड इवनिंग पविता। अभी आप दिल्ली में रह रहे हैं? मैम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। ओके, अब गाजियाबाद में रह रहे हैं, तो एक बार मुझे गाजियाबाद में एट प्रेजेंट किस तरह का फूड ज्यादा ट्रेंडिंग है मुझे बताएंगे? मैम ऐसा कुछ पर्टिकुलर तो नहीं है, बट मैम जो स्ट्रीट फूड्स हैं वो काफ़ी पॉपुलर है, जैसे मैम मोमोज हो गए, चाइनीज़, देसी चाइनीज़ मैम जिसे कह सकते हैं कि एक ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड चाइनीज़ डिशेस। राइट, आपने मोमोज का नाम लिया, आपके अकॉर्डिंग मोमोज जो है वो हेल्दी फूड की कैटेगरी में आता है? मैम अगर उसे सही तरह से प्रिपेयर किया जाए तो मैम बेसिकली सैनिटेशन हाइजीन का ध्यान रख के अगर हम उसे प्रिपेयर करें और कुछ इंग्रेडिएंट्स को सब्स्टिट्यूट कर दें, मे बी जैसे मैम अजीनोमोटो की जगह हम उसमें नॉर्मल सीजनिंग्स डालें, तो मैम इट कैन बी अ हेल्दी ऑप्शन बिकॉज मैम इट इज स्टीम्ड ओनली एंड इट्स मेड ऑफ वेजिटेबल्स, तो मैम इट कैन बी कंसिडर्ड। तो हमारे पास इंडिया में बहुत सारे स्टीम फूड ऑप्शंस हैं, देन व्हाई मोमोज? मैम डेफिनेटली ऑप्शंस हैं अवेलेबल, बट मैम थोड़ा सा वैरायटी के लिए मैम प्रेफर करते हैं लोग, बट यस मैम मेरे हिसाब से मैम डाइट में एक डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर फूड को ना लिमिट करके मैम हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स पे हम फोकस कर सकते हैं। आपने वैरायटी की बात की, तो हमारे इंडिया में वेज से लेकर के नॉन वेज, नॉर्थ टू ईस्ट, साउथ टू वेस्ट, सब टोटल वैरायटी है हमारे पास फूड स्टफ की, इतना डाइवर्जन है हमारे फूड स्टफ में, देन आप मोमोज को क्यों प्रेफर करेंगे? मैम मे बी मैम मतलब आई डोंट प्रेफर मोमोज मैम, बट इन सम ओकेजन्स मैम पीपल कैन प्रेफर, बट मैम यही है कि इट इज कंटेनिंग अजीनोमोटो व्हिच इज हार्मफुल फॉर द हेल्थ, तो मैम मे बी इसका एक होम साइज्ड वर्जन हम बना सकते हैं, एंड मैम बाकी ऑफ कोर्स डेफिनेटली अदर स्टीम्ड ऑप्शन लाइक ढोकला, इडली, वो भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। और राइट, आपने हेल्दी फूड की बात की, हैव यू हर्ड अबाउट ऑर्थोरेक्सिया? सॉरी मैम, कैन यू रिपीट इट? ऑर्थोरेक्सिया मैम कैन यू स्पेल इट फॉर मी? सॉरी मैम, मैं समझ नहीं पा रही। इट इज ऑर्थोरेक्सिया। ऑटोरेक्सिया? सॉरी। Orthorexia nervosa or orthorexia. Okay, No, okay, no, okay, that's fine. Is it no, this is not nervosa. This is related to healthy food. people like to eat healthy food? They are Yeah. very much obsessed that they eat healthy food and they are very conscious. तो मैम वो बहुत ज़्यादा मतलब Right. Yes मैम। Okay, आपने बॉडी डिस्मॉर्फिक सिंड्रोम के बारे में सुना है? जी मैम। बताएं इसके बारे में। मैम बॉडी डिस्मॉर्फिया मैम एक कंडीशन होती है, इट इज मोस्टली साइकोलॉजिकल कंडीशन मैम, जहाँ पे लोगों को लगता है कि दैट दे आर नॉट अ पर्टिकुलर साइज दैट दे वांट टू बी, सो मैम अ पर्सन जिसको ये डिसऑर्डर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैम टीनेज गर्ल्स में काफ़ी कॉमन है, उनको ये लग सकता है कि दैट दे आर वेरी ओवरवेट, जबकि मैम वो बहुत पतले हो सकते हैं, तो मैम दिस इज द बॉडी डिस्मॉर्फिया। इट इज रिलेटेड टू ओनली टीनेजर्स? नो मैम, मैम बेसिकली टीनेजर्स में ज़्यादा पाया जाता है, बट मैम ये किसी भी एज में हो सकता है। ऑलराइट, अभी हमारे इंडिया में एक पेस्ट्री सेलिब्रिटी है जिनको ये सिंड्रोम है, बहुत ऑकवर्ड क्लोथिंग वेयर कर रहे हैं, अगर आप सोशल मीडिया देखते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा। मैम
उर्फी जावेद मैम, आई एम जस्ट गेसिंग, सॉरी मैम। नो ऑकवर्ड उनका जो है हम कह सकते हैं इनोवेटिव क्लोथिंग में आ सकता है, दैट इज नॉट ऑकवर्ड। करण जौहर नाम सुना है आपने? जी मैम। उनको हाल फिलहाल जो 40 ईयर से उन्होंने खुद एडमिट किया है कि उनको बॉडी डिस्मॉर्फिक सिंड्रोम है क्लोथिंग से रिलेटेड। और राइट, हम क्लोथिंग पे आते हैं, तो क्या मुझे राजस्थान की जो क्लोथिंग है उसमें काफी ज्यादा वाइब्रेंट कलर यूज किए जाते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? मैम रीजन कोई भी हम अगर ब्राइट कलर्स यूज कर रहे हैं तो इट कैन सिग्निफाई हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट। तो मैम जो भी फेस्टिवल्स होते हैं राजस्थान के मैम वो इसी बेसिस पे होते हैं कि काफी फन फिल्ड एंड हैप्पीनेस वाले, तो मैम इसीलिए उनका आउटफिट भी मैम ये दर्शाता है। यू मीन टू से अदर स्टेट्स में यूज नहीं होगा वाइब्रेंट कलर्स? मैम आई वाज जस्ट गेसिंग मैम, आई डोंट नो इट। ओके, the basic concept is behind this vibrant colors कि राजस्थान में सैंड है, और सैंड जो है आपको पता है एक न्यूट्रल कलर का रहता है, उसका कलर जो है वो ब्राउन रहता है। तो उस टोन को मैच करने के लिए इन वाइब्रेंट कलर्स को ज्यादा एड ऑन किया जाता है राजस्थान के कल्चर में, स्पेशली रेड कलर, येलो कलर। ओके मैम, दिस इज इंटरेस्टिंग। That's enough from my side. राजस्थान के कल्चर के बारे में थोड़ा सा मुझे बता दीजिए। सॉरी मैम। राजस्थान के कल्चर के बारे में मुझे बता दीजिए, कितना आपने पढ़ा है इसके कल्चर के बारे में? मैम काफ़ी सारे फेस्टिवल एंड फेयर्स होते हैं मैम, जैसे गणगौर है वो काफ़ी फेमस फेस्टिवल है राजस्थान का, गॉडेस पार्वती के लिए मैम ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। मैम इसके अलावा जैसे ट्रेडिशनल क्यूजीन्स हैं, जैसे मिलेट पे इनका फोकस रहता है, बाजरा इज वन ऑफ द मोस्ट ग्रोन क्रॉप्स हियर मैम। उसके अलावा मैम डांस जैसे घूमर डांस सर ने बताया था, कलबेलिया डांस, तो मैम फोक डांसेस एंड मार्शल आर्ट्स भी मैम काफ़ी फेमस है। कालबेलिया का कॉस्ट्यूम बता सकते हैं मुझे? आपने देखी है पिक्चर्स? मैम नो मैम। ओके, यहाँ के जो फोक डांसेस हैं उनके भी अपने एक स्पेसिफिक कॉस्ट्यूम्स होते हैं, उसको थोड़ा देख लीजिएगा। ओके, गुड लक। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। अर्पिता मैम, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगी तो प्लीज। बेसिकली जैसे राजस्थान के कल्चर से रिलेवेंट है लहरिया और बंदेज, इसकी थोड़ी सी आप हिस्ट्री देख लें, क्योंकि लहरिया एज सच हम पहनते बहुत हैं, बहुत सावन आता है तो लहरिया बहुत पहना जाता है, लेकिन इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, ये कैसे ट्रेंड में आया, कच्चे कलर्स और डाइंग जो बह जाती है पीछे जो बच जाता है वहां से इसकी उत्पत्ति हुई है, तो थोड़ा सा इसकी एक हिस्ट्री देख लें, क्योंकि अभी जैसे ही आरपीएससी चला है तो ये कुछ हिस्ट्री के पार्ट्स काफी ट्रेंडिंग है, आपको इनके वीडियोस वगैरह काफी देखने को सोशल मीडिया पे भी मिलेंगे। और क्योंकि यहाँ पर पहना जाता है सबसे ज्यादा अभी मतलब ये मार्केट में बिकना शुरू हो जाएगा, तो इससे रेलेवेंट आप थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री को जरूर देखें। दैट्स ऑल फॉर माय पार्ट। थैंक यू मैम। मतलब आप वैसे आपको कुछ लगा कुछ मिसिंग है या कुछ मैम? नहीं, और कॉन्फिडेंट है ना, लास्ट टाइम आप थोड़ा सा आपकी बॉडी मूव हो रही थी, वहाँ आपकी नर्वसनेस शो हो रही थी, नो इश्यूज, थोड़ा सा आप उसको अपना रखें। आती है चीज तो ठीक है, आती है, नहीं आती है तो सॉरी आई डोंट नो, ताकि वहां पर आपको खींचा नहीं जाए। नेक्स्ट ऑटोमेटिकली शिफ्ट्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अदरवाइज यू वर गुड। एंड बीइंग अ होम साइंटिस्ट मतलब आप लोग अपीयर होंगे, तो एक जो मुझे सबसे ज्यादा लगता है कि जो हमारी सीनियर फैकल्टी रही है, मतलब हमारी जो होम साइंस फैटर्निटी के सीनियर मेंबर्स रहे हैं, उनकी तरफ से पैकेज ऑफ प्रैक्टिस जो है, जनरली उसमें स्टडी मटेरियल आता है, बुक्स आती है कि जो हम अगली जनरेशन को पास ऑन करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें आपकी जर्नल्स आ जाती हैं कि कम से कम आपको 2 से 3 जर्नल के नाम पता हो। हजाए होम साइंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया सबसे बड़ा जर्नल है
जो साल में 2 बार पब्लिश होता है, और इसके एडिटोरियल मेंबर्स जो हैं बड़ौदा के हैं। अभी इसके इलेक्शंस आने वाले हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पता हो आपको। और भी 2-3 जर्नल्स, मतलब एटलीस्ट 5 जर्नल्स के नाम पता हो। जिस भी स्पेशलाइजेशन से आप बिलोंग करते हैं, कम से कम उसकी 5-5 किताबों के नाम आपको पता हो, या इन जनरल आप 1-2 जो बुक्स हैं जो हर स्पेशलाइजेशन की बाइबल कही जाती है, तो उन बुक्स के नाम भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो बुक्स के और जर्नल्स के नाम आप थोड़ा सा ध्यान रखें। दैट्स ऑल ऑन यस मैम सर। एक क्वेश्चन था मैम, जो आपने पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस बताया था मैम, ये मुझे इंटरनेट पे नहीं मिला, तो मैम कुछ रेफरेंस है जहाँ से मैम आई कैन रेफर दिस? बेसिकली ये स्टडी मटेरियल होता है कि आप अपने सब्जेक्ट को कैसे आगे प्रमोट करेंगे। ये जर्नल्स के थ्रू होता है सबसे ज्यादा। ये जो स्टडी मटेरियल है, क्वेश्चन बैंक्स जो हैं, और सबसे दुखद बात ये है कि होम साइंस का बहुत एनरिच्ड है, वास्ट फील्ड है, लेकिन इसके ऊपर हमारे पास अब कंपटीशन के लिए भी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप क्या देंगे हायर इंस्टीट्यूट में जब आप ज्वाइन कर लेते हैं, एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करेंगे, तो ये कि सबसे ज्यादा हम एक स्टडी मटेरियल समाज को देने की कोशिश करें, ताकि जो हमारे आगे जो भी जनरेशन आएगी वो इन्हीं के थ्रू, इन जर्नल्स के थ्रू ही और इन मटेरियल्स के थ्रू ही अपने सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा डीपर जो है नॉलेज वो गेन कर पाएंगे। ओके अभिषेक सर, ओवर टू यू। थैंक यू मैम। रोहित सर, आपके एंड से कुछ फीडबैक? पुनीता जी, आपने राजस्थान के बारे में थोड़ा अच्छा बताया, थोड़ा और प्रयास कीजिए आप। जैसे राजस्थान में करंट में मिनिस्टर कौन है, या हायर एजुकेशन मिनिस्टर कौन है आरपीएससी में, या डिपार्टमेंट के भी कुछ खास, और राजस्थान की जो फेमस आर्ट एंड कल्चर में कुछ चीजें हैं उनके बारे में आप ज्यादा ध्यान दीजिए। फूड के बारे में भी ध्यान दीजिए, एनिमल हुए या आपके प्लांट वगैरह, इनके बारे में थोड़ा देखना। फिर भी आपने अच्छा बताया, अगली बार और ज्यादा अच्छा करना। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। आप सर, एक बोलिए। क्वेश्चन मुझे पूछना था सर आपसे। सर जैसे मैं आउटसाइड राजस्थान हूँ, तो सर मतलब मैं किस टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्ट करूँ सर? मतलब जीके पे ही मुझे फोकस करना चाहिए, या अब नहीं कुछ इसके बारे में सोचना चाहिए? नहीं, मेनली आपका सब्जेक्ट का ही रहता है इंटरव्यू, लेकिन कुछ जो आरपीएससी के मेंबर वगैरह होते हैं वो आपके बेसिक नॉलेज राजस्थान के बारे में देखना चाहते हैं, और राजस्थान की कैपिटल या राजस्थान के सीएम या राजस्थान में कोई फेमस नदी हो, फोर्ट हो, या कोई रूरल हो, ऐसी कुछ चीजें जो राजस्थान की जो बाहर इंडिया लेवल पे उनका नाम है, उन चीजों के बारे में पूछा जा सकता है। और अच्छा करिए। दिव्या, सॉरी पुनीता, आपने एक गणगौर के बारे में बताया था, तो मतलब मेरे दिमाग में ये प्रश्न आया कि ऐसी कौन सी सिटी है जहां पर सिर्फ जो पार्वती जी हैं अकेले उनकी सवारी निकाली जाती है। इट्स द क्वेश्चन इज वेरी मच रेलेवेंट टू द गणगौर। तो ये जोधपुर है, जिसमें इसके पीछे एक कथा है। तो वो ही एक ऐसी सिटी है जहां पर शिवजी साथ में नहीं होते हैं। तो अगर आप कोई चीज मार्क कर रहे हैं और उससे रिलेवेंट कोई ऐसा फैक्ट है, तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान रख लें। क्योंकि यही, जैसा कि हमने पहले कहा ना, कि आप जो आंसर करते हो उसी से अगला क्वेश्चन बनता है। तो मेरे माइंड को भी ये स्ट्राइक किया था। एंड अ जनरल सजेशन फॉर एवरीवन कि ऐसा मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जहां आपका आंसर सही होता है, वो पता चल जाता है कि आपको आता है, वहीं कट करके और अगला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मतलब वहां पता चल जाता है यू हैव नॉलेज अबाउट इट। तो वहां घबराए नहीं कि क्या गलत किया। आपकी आगे उस नॉलेज को टेस्ट करने के लिए बैक टू बैक क्वेश्चंस होते हैं, और बहुत ज्यादा सोचने का समय नहीं दिया जाता है। इसलिए जो सिलेबस सामने है, अपने फील्ड को आप बहुत बेस्ट तैयार करें, और जो सिलेबस सामने है बस आप उससे रिलेटेड 1 या 2 मिनट जो आप बोल पाए, बस उतना प्रिपेयर कर लें। तो आई थिंक कि जो 20-25 मिनट्स का एक इंटरव्यू चलता है, उसके लिए आप वेल प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। बहुत इन डेप्थ चीजें नहीं पूछी जाती हैं, और अगर नहीं आ रहा है तो हम अपॉलॉजी करके उस चीज को वहाँ खत्म कर सकते हैं।
बट आई हैड सीन फ्यू ऑफ द कैंडिडेट्स कि वो अपनी बात मनवाने लगते हैं वहां पर, तो उन ऐसी जो चीजें हैं उससे सभी को बचना चाहिए। मतलब अगर कितनी बार ऐसा होता है कि हम एग्री कर जाते हैं, अगला गलत भी कह रहा है, तो देयर शुड बी अ हम्बल वे अपनी बात कहने का, कि उस पर थोड़ा एग्रेशन के साथ या हम उस पर बहस करें हम्बल वे में कि टू माय नोशन या टू माय पर्सनल व्यू, ये कह के हम अपनी बात को एक पूर्ण विराम दे सकते हैं। दैट्स व्हाट। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। मैं एक बात कहना चाहूंगी, रोहित सर, मैं आपका अप्रूवल चाहती हूँ इस पे। हम एक ऐसा ऑब्जेक्टिव बुक इनको सजेस्ट कर सकते हैं, स्पेशली जो आउटस्टेट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, सो दैट कि ये अच्छे से जो भी हिस्ट्री और कल्चर है राजस्थान का उसको समझ सके। जैसे दिशा 2020 हम इनको सजेस्ट कर सकते हैं। ऐसे तो मैम राजस्थान सामान्य ज्ञान कब क्यों कैसे भी आती है, उसमें सिर्फ बेसिक बेसिक ऊपर का नॉलेज होता है, वो ठीक रहती है। कोई भी मेनली ये है कि आप इनको है ना, जैसे एक तो ये दूसरे स्टेट से है तो इनके जो बॉर्डर पे जो डिस्ट्रिक्ट लगते हैं उधर के और इस साइड के, उन दोनों का ध्यान रखना है। एक ये यहाँ जब भी एग्जाम देने आए तब किस डिस्ट्रिक्ट में आए थे उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा जा सकता है, या अजमेर में आरपीएससी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहां के बारे में पूछा जा सकता है। और ये जैसे इनकी शुरुआत, जैसे इनके इंट्रोडक्शन से फिर इनके एजुकेशन के बारे में पूछा जाएगा, फिर इनके पीजी में जो स्पेशलाइजेशन जो सब्जेक्ट है उसके बारे में पूछा जाता है। मेंबर इतना ही पूछता, बाद में सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट अपने क्वेश्चन रखते हैं। ओके सर।